नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है हमारे चैनल पर। उनके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। वो देश के टॉप पुलिस अफसरों में उनकी गिनती होती है। गुंडे और बदमाश इनके नाम से खौफ खाते हैं। ये बेहद सरल और सहज स्वभाव के हैं। इनका चरित्र बेदाग है। इनके पूरे सर्विस रिकॉर्ड में इन पर अब तक कोई दाग नहीं लगा है। 2003 बैच के ये आईपीएस अफसर है और अभी फिलहाल इंदौर का आईजी इनको बनाया गया है। और जब से इंदौर के आईजी बने हैं तब से शहर के माफिया, गुंडे और बदमाशों के लिए ये एक खौफ का पर्याय बन चुके हैं। बदमाश इनके डर से या तो जिला छोड़कर भाग चुके हैं या फिर अभी भागने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इंदौर के नए आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभकामनाओं के लिए। और मुख्य तौर पे आपने जिस तरीके से अपने सद्भावना व्यक्त की उसके लिए मैं आभारी हूँ। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका व्यक्तित्व है। और थोड़ा मैं शुरू करूं इससे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं आपके बारे में कुछ थोड़ा बताना भी चाहता हूं ताकि वो आपसे कनेक्ट हो पाए, आपसे हमसे कनेक्ट हो पाए। तो मैं हरिनारायण चारी मिश्रा जी को हमने इसलिए चुना है आज हमारे शो में और इसलिए हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि सर को नवाचार के लिए जाना जाता है। ये जिस जिले में जाते हैं ये अपनी छाप छोड़कर आते हैं। ये अगर हम बात करें, ये सबसे पहले मैं चूंकि मध्य प्रदेश से ही हूँ तो मैंने बहुत करीब से देखा है। जहाँ जहाँ सर गए हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है। तो ये जबलपुर में गए। मैं जबलपुर संभाग से ही आता हूं। तो जबलपुर में जाकर इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक संजीवनी हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। दरअसल जबलपुर जो ज़िला है वो सुसाइड के मामले में देश में कभी नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन सर ने एक संजीवनी हेल्पलाइन वहाँ शुरू की और उसका नतीजा ये हुआ कि उस पर काफ़ी हद तक उस सुसाइड के मामलों पर लगाम पाई जा सकी। सर बाद में खंडवा में गए तो खंडवा कम्युनल टेंशन के लिए बहुत जाना जाता था। वहाँ सांप्रदायिक तनाव बहुत बना रहता था। तो सर ने कुछ ऐसी टेक्निक लगाई, जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है वहाँ पर उस चीज़ पर उन्होंने लगाम लगाई उन घटनाओं पर। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था राज्य सरकार की ओर से। इंदिरा शांति पुरस्कार, इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इसके बाद ये बालाघाट गए तो नक्सल प्रभावित जिला था। उन घटनाओं पर इन्होंने लगाई। नक्सलियों ने इनके खौफ से या तो सरेंडर कर दिया या फिर वो एनकाउंटर में मारे गए। इसके बाद जब वो डकैतों के लिए कुख्यात चंबल वाले ग्वालियर में गए तो वहाँ गुंडे और बदमाश इनके डर से भागने लगे और वहाँ पर इन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इसके बाद इंदौर आए तो इंदौर में भी इन्होंने खूब काम किए और इंदौर में अभी इनकी दूसरी पारी है। इन्होंने इंदौर में भारत की पहली महिला स्वावलंबन डेस्क भी बनाया। ये भी रिकॉर्ड इनके नाम है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हो चुका है। ये भी हम आपको बता दें, ग्वालियर में रहते हुए इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। लंबी फेहरिस्त है। जितना मैं इनके बारे में बताऊं आपको उतना कम है, लेकिन मैं चूंकि इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आप इनसे कनेक्ट हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनसे समझ पाए कि किस मिजाज के अफसर हैं। वैसे बहुत सरल और सहज स्वभाव के हैं और भी इनकी कई क्वालिटियां हैं, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमने इनको इसलिए जोड़ा है क्योंकि इंदौर में देश का सबसे बड़ा एक ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ा गया है और बहुत चर्चा में आई है इंदौर पुलिस। तो मैं सबसे पहले हरिनारायण चारी मिश्रा जी आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगा। इतनी बड़ी आपने कार्रवाई की, बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ये देश भर में, लेकिन ये कार्रवाई आपने की कैसे, ये सब जानना चाहते हैं। तो थोड़ा क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे आपको टिप मिली और कैसे आपने ये कार्रवाई की? आज के अगर किसी शहर की अगर हम बड़ी चुनौती देखें जी, तो वो चुनौती कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ड्रग और उसका बढ़ता हुआ प्रसार है। जी, आपको किसी राष्ट्र को अगर पूरी तरीके से राष्ट्र खोखला हो सकता है जी, तो उसको सबसे ज्यादा जो चीज उस तरफ ढकेल सकती है या उस तरफ उसको विनाश की तरफ ले आ सकती है वो ड्रग्स है। जी, आप इतिहास के अगर पन्नों में चलें तो जब देखेंगे कि चीन में जब ब्रिटिश वहां गए थे और उन्होंने देखा कि वहां के स्थानीय लोगों से स्थानीय लोगों पर पूरी तरह से प्रभुत्व नहीं कर पा रहे हैं जी, तो उन्होंने वहां पर अफीम का प्रसार शुरू किया जी, और अफीम पूरी तरह से लोगों युवाओं के बीच में फैलाना शुरू किया ताकि इनको नशे में आदी बनाकर इन पर ज्यादा बेहतर ढंग से नियंत्रण किया जा सके। जी, बाद में वहां के लोग जो कुछ जागरूक हुए उन्होंने उसका विरोध शुरू किया
और इतिहास में हम देखते हैं कि दो बड़े युद्ध हुए चीन की तरफ से, जो राष्ट्रवादी युद्ध हुए, वो दो बड़े युद्ध हुए ब्रिटेन के लोगों के बीच में और वहां के जो चीन के जो स्थानीय निवासी थे। उसे प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध कहते हैं। जी। और उस अफीम युद्ध से निकलने के बाद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, एक मजबूत शक्ति के रूप में फिर चीन धीरे धीरे उभरा। वही स्थिति अगर देखें तो वही स्थिति यहाँ पर थी। वही स्थिति अगर हम जिक्र करें तो भारत में भी उसी तरह की चुनौती है जी। भारत में चुनौती किसी दूसरे देश से लड़ाई नहीं है, किसी दूसरे जगह से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन युवाओं को अगर मजबूत बनाना है, युवाओं को अगर ताकतवर बनाना है, तो हमें ड्रग्स के दायरे से बाहर निकालना होगा जी। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं अगर युवा शक्ति के मामले में देखें, लेकिन उस शक्ति तभी तक है जब हम युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं जी। अगर युवा नकारात्मक तरीके से बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि रोज हम लोग जो अपराध है उसका विश्लेषण करते हैं जी। उसमें आपके 90 से 95% जो अपराध है जी, 95% अपराध वो अपराध जो कि सेंसिटिव हैं, जो सनसनीखेज हैं जी। वो सारे के सारे जो अपराध अगर हम देखेंगे तो युवाओं के द्वारा किए, और उन युवाओं के द्वारा किए जाते हैं जो ड्रग के आदी हैं जी। और उनका जो एज ग्रुप है 18 से 25 साल के बीच का है। तो हमें इसको लेकर के उतनी संजीदगी रखनी पड़ेगी। हम लोगों ने जब विश्लेषण किया तो हम लोगों ने उससे एक युद्ध के रूप में लिया पूरे, हालांकि मध्य प्रदेश में आजकल पूरे प्रदेश में इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर प्रहार हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने इंदौर में एक बड़े स्तर पर इस मुहिम को और तेज गति दी। जैसे कि अगर हम जिक्र करें तो पूरे तरीके से हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज जो हथियार हैं, आपने देखा होगा हथियारों के कई बड़े खेप यहाँ पकड़े गए। यहाँ आसपास के कई जिलों में सिकली घर है जहाँ पे बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जाते हैं, तो उन पर हम लोगों ने काफी प्रहार किया। हम लोगों ने कई ऐसे रैकेट जो कि भूमाफिया हैं, कई जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं जो कि बाहर से आकर के यहाँ पे लूट और बड़ी घटनाएं करके चले आ रहे थे, उनमें कई गिरोहों का यहाँ पे पर्दाफाश किया गया, बड़ी कार्रवाइयां हुई, एक इनकाउंटर भी हुए यहाँ पे एक बैंक गिरोह का। उस कड़ी में हम लोगों ने जब तह में गए तो पाया गया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ड्रग के माफिया पर प्रहार करना जरूरी है जी। और उसका पूरी तरीके से यहाँ पर जब हम लोगों ने पिछले साल लगभग हम लोगों ने 765 लोगों पे इस तरह की कार्रवाई की जी। 765 बड़ी कार्रवाइयां हुई जो इस तरह की रही, यानी कि 2020 में जी। उस कड़ी में जो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े निकल के आए, जो छोटे छोटे चित्र निकल के आए, तो उससे एक बड़ी तस्वीर उभरी जी। उससे एक बड़ी तस्वीर उभर करके सामने आई, और उस तस्वीर को अगर हम देखें, जो एक तस्वीर व्यापक रूप से उभर के सामने आई, तो हमें लगा कि एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एक काले अंधेरे के बीच में एक गुमनाम साये में चल रहा है और युवाओं को प्रभावित कर रहा है जी। 1 महीने हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की, लगातार उन छोटे छोटे टुकड़ों को, सूचनाओं को संकलित किया, इकट्ठा किया, और फिर हम लोगों ने कार्रवाई की जिसमें एक ऐसे बड़े रैकेट का हुआ जो कि 70 करोड़ के एक बड़े ड्रग्स के गैंग का पर्दाफाश हुआ। वह कई शहरों से गुजरा, कई जगहों से तार जुड़े थे, कई बड़े शहरों में नेटवर्क फैला था, और उस कड़ी तक अंत हम लोग उसके तह तक पहुंचे, और तब जाकर के एक खुलासा हुआ। मुख्य तौर पे इसमें एक टीम की आप समझ सकते हैं, जिसने पूरी हमारी टीम थी लगभग उसमें 17-18 लोगों की, और 1 महीना तक काम करना, और उसमें से इस बात का डर था कि अगर एक व्यक्ति से भी एक छोटे से सूचना का छोटा टुकड़ा भी अगर कहीं बाहर आता तो पूरा जो ऑपरेशन फेल हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपके इस ऑपरेशन की जब हाल फिलहाल में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री इंदौर आए तो उन्होंने तारीफ की, इंदौर पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की, और उन्होंने आपको फ्री हैंड भी दिया है कि आप ऐसे लोगों को एकदम नेस्तानाबूद कर दीजिए। तो क्या अभी ये जो गैंग पकड़ा गया है इसने क्या क्या खुलासे, कुछ और खुलासे किए जिससे कि आपको और कामयाबी आगे मिल सके? यह देखें तो गैंग 3 स्तर पर जुड़ा हुआ है जी। एक स्तर जो कि उत्पादन करता है, और दूसरे शहरों में इसकी एक महत्वपूर्ण जड़ें हैदराबाद के आसपास पाई गई। अच्छा। वहां से दूसरा गैंग जो कि मंदसौर से जुड़ा हुआ था, जिसको वहां से लेकर के अन्य शहरों में लाता था जी। और तीसरा वह गैंग का हिस्सा जो कि लोकल लेवल पर इन चीजों को उन लोगों तक पहुंचाता था जो कि ड्रग के आदी हो चुके थे जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट बात जो हमारे जानने लायक है कि इसमें यह गैंग उन युवाओं को टारगेट करता था जो कि पढ़ने के लिए शहर में आए थे, बाहर से शहर में आए थे, लेकिन उसके साथ ही साथ वो उतने ज्यादा परिपक्व नहीं थे।
पहली बार वो उन्मुक्त गगन में सांस ले रहे थे, पहली बार उनको इस तरह का माहौल मिल रहा था। उनके घर माता पिता, उनके अभिभावक उनको वो तमाम सुविधा इसलिए मुहैया करा रहे थे ताकि वो चाह रहे थे कि बच्चे को किसी संसाधनों की दिक्कत ना हो, तमाम संसाधनों। और वो बच्चे जब एक बार शुरुआती दौर में किसी तरह के नशे में या ड्रिंक करने के आदि होकर के जब उस तरह के गैंग में, उस तरह के माहौल से वहां से फिर वो पब बारों में जाते, तो वहां पर उस गैंग के मेंबर्स रहते, उस बच्चे को, उस युवा को टारगेट करते कि कौन ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, किसके बिल ज्यादा आ रहे हैं, किसके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड है, किसके पास बड़ी गाड़ी है। इन सारी चीजों से सामान्य धारणा बनाते कि कौन ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। शुरुआती दौर में उसे मुफ्त में, फ्री में उसे इस तरह की चीजें उपलब्ध कराते, मुहैया कराते, ताकि एक बार वो अभ्यस्त हो जाए। और एक बार अगर वो अभ्यस्त हो गया तो फिर एक बार उठाने के बाद, एक बार इस दलदल में फंसने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल। जी जी, तो ये जो बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं आईजी साहब जी, आप ये बहुत सारी चीजें जो बता रहे हैं ये सिमिलर, मतलब जो ड्रग वाली एक आंटी पकड़ी गई है, एक उनके बेटे की एक गर्लफ्रेंड भी पकड़ी गई है, तो ये उसी तरह की चीज करती थी, पब में जाकर इनके निशाने पर युवा होते थे, तो क्या उनसे इनका लिंक है? मुख्य तौर पर सीधे उनसे, उस गैंग से सीधे नहीं जुड़े, लेकिन कुछ ऐसे बीच के कुछ ऐसे ड्रग पैडलर हैं जो दोनों में कॉमन है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ड्रग पेडलिंग उनके लिए भी करते थे और इनके लिए भी करते थे, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं जो लोगों को पहचान सकते हैं, जो इस तरह का, जो इनका गोरख धंधा है, जो इनका काला व्यवसाय है, उसमें ये लोग एक दूसरे को परखने और पूरी तरह से विश्वास जमने के बाद ही ये ड्रग्स देते हैं और उन चीजों को पहुंचाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा लोग इस तरह के चीजों में नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो लोगों को पहचानते हैं कि कौन ड्रग्स लेता है और किसको करना है, तो कुछ लोग उसमें कॉमन है। हालांकि ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, लेकिन ये सही है कि कई जानकारियां उन गैंग से आई, उस गैंग के जो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग पकड़े गए, उसमें जो पुलिस ने कार्रवाइयां की, तो जो सूचनाएं आई, उन सूचनाओं को जैसे कि छोटे छोटे एक तस्वीर का टुकड़ा फेंका हुआ और उसको जोड़ जोड़ कर आप एक पूरी तस्वीर बनाए, उसी तरह छोटी छोटी सूचनाओं को लेकर के एक हम लोगों ने एक सूचना विकसित की और जिसके बाद एक कार्रवाई कर। अच्छा सर, ये खबर ये भी आ रही कि इसे विदेश से भी लिंक जुड़े हुए, कुछ साउथ अफ्रीका का भी लिंक मिला है कि सिंथेटिक ड्रग बनाकर वहां ये एक्सपोर्ट करते थे, तो ऐसी भी कुछ बात है सामने आई? यहाँ पर शुरुआती दौर में जब हैदराबाद में इसको, हैदराबाद की जो मुख्य पे जो सबसे बड़े ड्रग के व्यवसाय करने वाले जिसको पकड़ा गया, जिस अपराधी को जी, तो उसने इसमें जरूर साउथ अफ्रीका का नाम लिया है कि साउथ अफ्रीका में इसको एक्सपोर्ट करने के बहाने हमने दिया था और वहां से फिर मंदसौर से होते हुए वो जाती। लेकिन मुख्य तौर पर देखें तो अभी साउथ अफ्रीका से जुड़े कोई बहुत प्रमाणिक जानकारी अभी नहीं है कि साउथ अफ्रीका में किसको भेजते, लेकिन ये तय है कि ये पूर्व में भी इस तरह से भेजते रहे होंगे। हमारी टीम अभी दूसरे शहर में, हैदराबाद में भी हमारी टीम है, हाँ कई शहरों में हमारी टीमें हैं, लगातार इसमें काम कर रही है। तो इसमें मुख्य तौर पर हमारा फोकस जरूर है इन सारे बिंदुओं पे, लेकिन ये तय है कि भारत के कई बड़े बड़े शहरों में इन्होंने इस तरह के पांव पसारने शुरू कर दिए। तो सर ये बताइए कि अभी तक जो आपकी कार्रवाई हुई है, तो कितने ड्रग पैडलर्स को आपने अब तक गिरफ्तार किया है और क्या लक्ष्य है आपका कि इंदौर को ड्रग फ्री सिटी का आपने क्या लक्ष्य रखा है कि इस समय तक हमें ड्रग फ्री सिटी बनानी है? 2000 हमने 21 में कल किसी समाचार पत्र ने इस बात पे हमसे चर्चा की। मैंने कहा कि देखिए अभी इस साल जो सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य होगा वो इंदौर को ड्रग मुक्त सिटी बनाने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो सिर्फ ड्रग के लिए डेडिकेटेड है। और हमारी इच्छा है, हम लोग चाह रहे हैं कि उस लोग जानकारी दें, गोपनीयता से दें और हर उस ड्रग के पैडलर पर कार्रवाई की गई। आज ड्रग के 2 बड़े पैडलर जो इस व्यवसाय से जुड़े थे, 2 लोगों के आज अतिक्रमणों को, जो बड़े बड़े अतिक्रमण थे, उनके 2-3 करोड़ की बड़ी उन्होंने उसे इमारतें खड़ी कर रखी थी इस काले धंधे से, उसके अतिक्रमण को देखा गया और जब पाया गया कि अतिक्रमण में है तो उसको एक वैधानिक दायरे में उनको तोड़ा भी गया। तो मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो पुलिस की जो लड़ाई है, जिसमें जो इस पूरी लड़ाई में जो नगर निगम प्रशासनिक हमारी पूरी टीम जिस तरह से मिलकर काम कर रही है, ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई के बल पे हमें पूरा विश्वास है कि 2021 में इंदौर शहर को पूरी तरह से हम लोग ड्रग मुक्त बनाएंगे।
जी बिल्कुल, आपकी यही कार्यशैली है, इसीलिए गुंडे बदमाश एकदम आपसे खौफ खाते हैं। और कहा यह भी जाता है कि आपकी कार्यशैली को सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत प्रभावित है आपकी कार्यशैली से, और उसके बाद उन्होंने भी अपनाया है और बुलडोजर एकदम वो भी लेके निकल पड़े जिस तरह से आप कार्रवाई करते हैं गुंडे बदमाशों के ऊपर। तो एकदम मध्य प्रदेश में आपने भी तहलका मचा रखा है, जहां जहां एकदम गिरा रहे हैं। आज भी कुछ होटलों पर कार्रवाई हुई है जहां अवैध तरीके से काम होते थे, और रोज इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है और जनता बहुत खुश है। जो हमें प्रतिक्रियाएं मिलती हैं उससे जनता बहुत खुश है, जिस तरह से पुलिस एकदम फॉर्म में आकर काम कर रही है और अपराधियों पर नकेल कस रही है। लेकिन मिश्रा साहब, एक चुनौती और एक बड़ी आपके सामने है। वो इंदौर से बहुत खबरें हमारे सामने आती रहती है, साइबर क्राइम। क्योंकि पेटीएम डिजिटल पेमेंट का दायरा जो है वो बहुत बढ़ गया है, और हम देख रहे हैं कि एक पिछले दिनों एक महिला को आपने गिरफ्तार भी किया है जो पेटीएम कपड़ों के शोरूम में जाकर पेटीएम फेक ऐप दिखाकर ले जाती थी। अब तो ये दायरा सब्जी वाले और दूध वालों तक पहुंच गया, उनको भी लोग चूना लगाने लग गए। तो कैसे निपटेंगे इससे? ये बड़ी चुनौती है आपके सामने। देखिए, अगर हम देखें तो पिछले लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा जो क्राइम बढ़ा जी, वो साइबर क्राइम था, और उसका कारण यह था कि तकनीकी रूप से हम लोगों ने काफी उन्नति की, तरक्की की। जी, आप देखें तो कोर्ट्स में जिस तरीके से पेशी ऑनलाइन होने लगी, ज्यादा फायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारी जानकारियां सब ऑनलाइन चलने लगी। तो फिर तरह जो ई बैंकिंग है उसका भी प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। जी, लेकिन दूसरी तरफ हम उस तरीके से जागरूकता शायद नहीं दे पाए लोगों में, और उनको उसके लिए अलर्ट नहीं कर पाए जिस तरह इस तरह के हैकर्स ने घटनाएं शुरू कर दी हैं। जी, छोटी छोटी चीजों का सहारा लेकर के, यानी कि अगर लॉकडाउन के दौरान अगर आपको राशन पहुंचाना है, लोगों ने उसी का बहाना लेकर के कॉल लेकर के ओटीपी मंगाया और लोगों के पैसे निकालने शुरू कर दिए। जी, जिस तरह के हैकर्स हैं उस परिस्थिति का फायदा उठाते हैं कि लोग विश्वास कर लें। जैसे कि अगर आपका हो सकता है आपका रिटर्न दाखिल करने का समय हो, मार्च का समय हो, और उस समय कोई बोले कि आपका वैलिडेट करना है या उसमें कुछ दिक्कत आ रही है आपके पैन नंबर में, तो लोग डर करके कि कहीं ज्यादा फाइन न लगे। जैसे कि मान लीजिए कि आज 10 तारीख तय है और उसमें इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि 10,000 रुपया हम जमा मांगेंगे फाइन, जो लोग जमा नहीं करेंगे। तो इस परिस्थिति का तत्कालिक को फायदा उठा करके कोई ऐसा नया बहाना ढूंढते हैं जिससे लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने अखबार में तो पढ़ी थी, वही फोन कोई कर रहा है, यानी हमारे साथ ये दिक्कत होने वाली है। और उसके बाद पढ़े लिखे लोग भी, बड़े अच्छे पढ़े लिखे वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लोग भी इन अविश्वासों में आ जाते हैं। कई बार लोग लालच में, यानी कि बहुत ज्यादा मुनाफा देने की बात करते हैं। कई बार ऐसे गिफ्ट लोगों को बताते हैं कि भेजते हैं, और उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ओटीपी शेयर कभी नहीं करना है, हमें कोई भी जानकारी नहीं देना है, कोई भी बैंक हमारी बैंक से संबंधित जानकारी कभी फोन पर नहीं पूछता है। इन चीजों का हमें ध्यान रखें, और हम किसी भी व्यक्ति से अपनी निजी बैंकिंग जानकारी कभी शेयर ना करें। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, किसी भी लिंक को ना खोलें जो दूसरी तरफ से कोई लिंक अचानक दे, हम अपने कंप्यूटर पर ही प्रयोग करें। मुख्य तौर पे जो साइबर क्राइम से हमारे, जो मुख्य तौर पे हमारे ई बैंकिंग से संबंधित जो मुद्दे हैं, किसी भी ऐसे किसी पब्लिक नेटवर्क का यूज ना करें, जैसे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे। तो इन सारे चीजों से आसानी से हैकर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम इन चीजों का अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि शायद हम ज्यादा बेहतर ढंग से। तो इंदौर में इस तरह का जो गिरोह एक सक्रिय हो रहा है, पेटीएम वाली जो धोखाधड़ी बड़ी, इसके लिए कोई कार्य योजना आप लोग बना रहे हैं? मुक्त इस गैंग के साथ साथ ऐसे बहुत सारे गैंग्स हैं जो इस तरह से सक्रिय हैं, और हम लोगों ने लगातार हर गैंग को पकड़ा है। आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में हम लोगों ने यहाँ पर देश की पहली साइबर हेल्पलाइन शुरू की है जी, इंदौर में। जी, और उस साइबर हेल्पलाइन की विशेषता ये है कि अगर आपका कोई जैसे मान लीजिए कि कोई पैसा अगर अचानक चला गया, कुछ पैसे, तो उसमें कुछ देर तक बैंक होल्ड रखता है, और उस दौरान और उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ फोन करें। अगर उस हेल्पलाइन पे हम फोन करते हैं तो उनके पास सारे बैंक, पेटीएम, ईपे जितने भी सर्विसेज हैं सबके हेल्पलाइन नंबर, बाकी चीजों की जानकारी रहती है। ये तत्काल उस व्यक्ति के तरफ से उसके मोबाइल नंबर के साथ उसको रिपोर्ट कर देते हैं, और इसके बाद वो पैसा रोक दिया जाता है, और रिपोर्ट के बाद फिर उनके खाते में भी आ जाता है। अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो हमें जहां तक याद आ रहा है 35,50,000 रुपए के आसपास लोगों के खातों में इंदौर पुलिस ने अभी वापस करवाए, अलग अलग लोगों के अलग अलग केसेस में। तो इसमें लोगों को तत्काल राहत देती है। हमारे जो नंबर है वो
हमारा जो व्यवस्था है वो मतलब समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन एक एम्बुलेंस की तरह जरूर है कि आपको आपातकाल में तत्काल राहत देती है। तत्काल राहत मिली। जी, इसीलिए आपकी प्रशंसा होती है कि नवाचार के लिए आपको जाना जाता है कि आप नब्ज पकड़ते हैं और बीमारी की तुरंत मतलब तात्कालिक उसका इलाज जो है वो तुरंत कर देते हैं। तो ये इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई कि इतने लोगों की आप मदद कर रहे हैं और लोगों के पैसे भी रिकवर करा रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी, हाल के दिनों में इंदौर में देखा हमने, एक घटना हुई चांदन खेड़ी में, और उसके बाद जिस तरह से पत्थरबाजी, प्रदेश के कई जगह से इस तरह की घटनाएं आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसके बाद कहना पड़ा कि ऐसे उपद्रवियों के लिए हम कानून सख्त बनाएंगे ताकि इस तरह की पत्थरबाजी न हो। तो इस पर आपकी क्या राय है, कैसे इसको निपटा जा सकता है? क्योंकि अफवाहों का भी बहुत बाजार होता है, अफवाहें बहुत फैलती हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में अफवाहों को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है जी। उस समय घटना हुई, घटना में उसमें कार्रवाइयां भी हुई हैं, उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है, 30 के आसपास लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन उस दौरान कई ऐसे वीडियो आए जो इस घटना से जुड़े हुए ही नहीं थे। 6-7 ऐसे वीडियो आए जो दूसरे शहरों के, दूसरे प्रदेशों के थे, और तत्कालिक दौर में व्यक्ति को नहीं पता रहता है, उस व्यक्ति को अनुमान नहीं रहता कि कहाँ के है, और आवेश में कई बार उस वीडियो को देख करके या उसके मनोदशा में दूसरी घटनाएं हो जाती हैं। जी। इसलिए आवश्यक है कि इन चीजों को हम न फैलने दें, और इसमें पुलिस ने यहाँ पे कड़ी कार्रवाइयां भी की हैं। जब भी अफवाहें फैली हैं उनको रोकने के लिए भी कार्रवाई की है। बहरहाल उस घटना में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और निश्चित तौर पे घटना को तत्काल नियंत्रित किया। जी, एक और मुद्दा बड़ा चर्चा में, उस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। लव जिहाद को लेकर कल ही कानून वो नोटिफाई हो गया है और उसके लागू हो गया है। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में बहुत आ रही है, तो इसको लेकर कोई कार्य योजना इंदौर पुलिस की, कैसे इस पर लगाम लगाई जा सके? इस बारे में यहाँ पर कानून के अंतर्गत आने वाले दिनों में जो भी केसेज आएंगे उस कानून की परिधि में, कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हरिनारायण मिश्रा जी, आप एक सख्त पुलिस वाले तो है भी, लेकिन दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि आप मतलब सख्त के साथ साथ इनका एक कॉम्बिनेशन है कि बहुत कोमल सरल स्वभाव के तो है ही, लेकिन एक कवि भी है। कहा यह जाता है कि कवि तो कोमल हृदय होता है, लेकिन ये तो एक इनका पेशा जो है बड़ा सख्त है और ये कोमल हृदय। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे, आप मतलब कवि हृदय कैसे? मुझे लगता है कि एक पुलिस अधिकारी होने के लिए आपको संवेदनशील होना जरूरी है जी। आप, क्योंकि पुलिस की जो शक्तियां होती हैं आम आदमी से जुड़ी होती हैं, उसके एक लाइफ इन लिबर्टी से जुड़ी होती है। पुलिस में शक्तियां होती है, अगर आप दुरुपयोग करता है अगर कोई, तो बहुत ज्यादा एक व्यक्ति को पीड़ा हो सकती है, पीड़ा पहुंचा सकता है। अगर कोई इसका सदुपयोग करे तो निश्चित तौर पे एक व्यक्ति को हम राहत दे सकते हैं, उसको एक चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर पुलिस अधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए। और आपने देखा होगा कोरोना में हमारी पुलिस ने बड़ा संवेदनशीलता से काम किया, बड़े ही बेहतर ढंग से काम किया, समानुभूति से काम किया। तो मुझे लगता है कि हर अधिकारी को होना चाहिए, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों से जुड़ करके उनके नजदीक पहुंच करके उनके समस्याओं को समझें, उसको दूर करें। और जहां तक अपराधियों के लिए हमें पूरी तरह से सख्त होना चाहिए, पूरी तरह दृढ़ता से और कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। उसी तरह एक अच्छे व्यक्ति को भी ऐसा लगना चाहिए कि कानून में उसकी जो आस्था हो रोज रोज दृढ़ हो। जी, तो बिल्कुल एक सख्त और नर्म दिल का कॉम्बिनेशन है मिश्रा जी। तो कोई कविता कुछ सुनाना चाहेंगे आप हमारे इस वक्त वीके न्यूज़ के दर्शकों को, ताकि ये भी आपकी एक जो कला है उससे परिचित हो पाए? कोई लाइनें हो कुछ जो आप सुनाना चाहे? लाइन में एक जरूर, मुझे एक लाइन जो पसंद है उसको मैं कहना चाहूंगा कि पथ क्या पथिक कुशलता क्या, पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब राह में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार, और इसमें संदेश भी है आपका। और अंतिम जाते जाते एक सवाल आपसे मिश्रा जी, युवाओं के लिए, क्योंकि कई युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत भी है, हम जब बात करते हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे? वो आपकी तरह एक अच्छा पुलिस अधिकारी कैसे बन सकते हैं? क्या करे वो कि आपकी तरह एक अच्छा पुलिस अधिकारी बने? क्योंकि कई लोग हैं पुलिस फोर्स में आना चाहते हैं, तो उनको कैसे मार्गदर्शन करेंगे आप? मुझे लगता है कि हम कहीं भी किसी भी विषय में, किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र में काम करें, हमें एक अच्छा एक व्यक्ति होना चाहिए, एक संवेदनशील व्यक्ति होना चाहिए, संवेदनशील नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। और हम जिस जगह पे भी हों संवेदनशीलता से और अगर गंभीरता से काम करें तो हम काम को उसी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हम अपने जो भी काम करें उस काम के प्रति सम्मान रखें। हर काम महत्वपूर्ण है, हर काम बड़ा है,
किसी कार्य के प्रति कोई भी कार्य ऐसा ना हो, उस कार्य को अगर हम बेहतर ढंग से करें तो उसे अनोखा बना सकते हैं, उसे एक अनूठा रूप दे सकते हैं। जी हमारे यहाँ एक लोग सोचते हैं कि कांस्टेबल मतलब अगर हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते। एक कांस्टेबल हमारे यहाँ है, आपने ट्रैफिक में सुना होगा, जिसने देश भर में नाम किया अपनी जी अनूठी शैली से। जी जी वहाँ उसी को एक नया कला बना दिया। जी। तो मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अगर ठीक ढंग से हम काम करें तो हर काम को एक अनोखापन दे सकते हैं, एक उस जी। मौलिकता दे सकते हैं, जी और हम बेहतर ढंग से, मुझे लगता है कि जहां वहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। 2021 तक आप इंदौर शहर को ड्रग फ्री सिटी बनाएं, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और आप जिस तरह से अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर रखा है आपने, ये खौफ बरकरार रहे और अपराधी बिल्कुल आपके नाम सुनकर ही कांपे, ये शुभकामनाएं हैं। और ऐसे ही आप काम करते रहें। वीके न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम सर से मौके मौके पर बातचीत करते रहेंगे जब इस तरह की कार्यवाही होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।